के समक्ष हूँ और फोन से ही अपनी बात रखने की कोशिश। चेहरा कट रहा है। अच्छा, वो पहला लेसन तो मैं सीख गई हूँ। सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि स्वागत भाषण की ओर मैं बढ़ूं, मैं हमारे बीच के दो व्यक्ति, एक डॉक्टर मुरलीधर गुप्ता जो हमसे पुष्पक साहित्यिकी के माध्यम से जुड़े थे और शैक्षिक क्षेत्र में भी वे न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि शैक्षिक क्षेत्र में भी काफी आगे रहे। हमारे कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भी पधारे। उनका निधन पिछले दिनों हो गया और हमारे सदस्य भंवर लाल जी उपाध्याय की पत्नी का निधन हो गया है। मैं समझती हूँ कि हम लोग 1 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ें। तो आइए हम दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन। हम इधर कुछ दिनों से दिमाग में चल रहा था, हमारे बीच कई सारे लोग जुड़ गए हैं। दर्शन सिंह जी हैं और तृप्ति मिश्रा जी हैं, बहुत सारे निरंतर जुड़ने वाले सदस्य। हाँ, आज सुनीता लुल्ला जी जरूर नहीं दिख रही हैं, शायद वे व्यस्त हैं या कुछ होगा, कोई सूचना नहीं है। लेकिन हमारी संख्या अपनी अंडरलाइन की हुई संख्या को छूने की ओर बढ़ रही है और बहुत जल्द हम अपनी निर्धारित आंकड़े को छू लेंगे। इसके साथ ही हम आप सभी सदस्यों का सादर अभिनंदन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में आया कि कुछ एक अलग काम किया जाए और यह अलग काम कुछ ऐसा हो जो कॉन्क्रीट हो, जो कादम्बनी क्लब के खाते में वृद्धि करे और कादम्बनी में आने वालों के लिए केवल रुचिकर ही नहीं बल्कि प्रभावशाली भी हो। इसी संदर्भ में मुझे लगा कि हम हिंदी की बात तो बहुत करते हैं, हिंदी पर हम बहुत सारी चीजें, हिंदी से संबंधित, हिंदी के लेखकों से संबंधित, हिंदी का काव्य पाठ, हिंदी की कहानी पाठ, हिंदी के कई सारे स्वरूपों पर बात, निबंध, गद्य की अनेक विधाओं पर हमने बात की है। 28 वर्षों की यात्रा छोटी नहीं होती और इस बड़ी लंबी यात्रा में हमने बहुत सारे लोग कार्य किए हैं, लोगों का सम्मान किया, लोगों पर को बुलाया, बातचीत रखी, बीच में साक्षात्कार विधा, लेखक से मिलिए का कार्यक्रम भी हम चला रहे थे। इसी अवधि में कोरोना जी की कृपा से हम अंतर्धान हो गए साक्षात स्वरूप में और आ गए आभासी दुनिया में। इस आभासी दुनिया के माध्यम से भी हम निरंतर 2 वर्षों, लगभग मार्च में हमारा दूसरा वर्ष भी पूरा हो जाएगा, 2 वर्षों से हम अपनी यात्रा को निरंतर एक के पथ पर ले चल रहे हैं। इसी क्रम में हमने सोचा कि कुछ भाषा के संबंध में बात होनी चाहिए। साहित्य के संबंध में तो हम निरंतर साहित्य के सभी विधाओं पर हम बात करते हैं और पद्य का स्वरूप काव्य पाठ से हम पूरा करते हैं, लेकिन भाषा जो इन सब की आत्मा होती है, प्रवाह होती है, साहित्य के को गतिमान रखती है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और इसके लिए हमने दक्षिण की भाषाओं को देखना, परखना, जांचना शुरू किया। दक्षिण की भाषाएं हमारे हिंदी के साथ मिलकर हिंदी साहित्य में, उनके साहित्य से, दाक्षिणात्य साहित्य से कितना कुछ दे रही हैं, किस किस रूप में दे रही हैं, कैसे दे रही हैं, इन सब बातों का हम
मनन और चिंतन करने की ओर बढ़े। और इसी क्रम में हमने दो बातें सोची कि एक तो संपूर्ण दक्षिण, जहां हिंदी भाषी प्रदेश जिन्हें हम नहीं मानते हैं, उसे लिया जाए, या केवल अहिंदी दक्षिणी भाग को लिया जाए। अभी तो हम दक्षिण की भाषा साहित्य की ओर से हिंदी साहित्य में योगदान विषय को लेकर चल रहा है, और इसमें पहला क्रम हमने डॉक्टर पी.आर. वासुदेवन शेष को बुलाया था, और उन्होंने तमिल भाषा का योगदान पर विस्तृत निबंध हमारे समक्ष रखा। काफी अच्छी चर्चा भी रही और बहुत ही अच्छा रहा। मैं अवधेश जी से अनुरोध करूंगी कि इस बार हम थोड़ा सा स्वरूप बदलें, और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कि हम हमेशा हमारे जो उपस्थित सदस्य हैं, हम उनसे पहले कुछ सुने और तब वक्ताओं से वक्तव्य देखें, कि हम देखें कि उनके अंदर क्या जिज्ञासा और क्या उत्सुकता। यह एक मिनट 2 मिनट में यह हम देख लें। उसके बाद हमारी वक्ता श्री लक्ष्मी जी आ चुकी हैं, वे अभी कोशिश कर रही हैं, उनका फोन अभी आया मुझे, और दूसरी वक्ता को मैंने ही समय दिया था 1:30 पर हमसे आप जुड़िए। तो इस बीच जो हमारे समय है, उन समय में हम अपने उपस्थित साहित्यकारों से भी कुछ सुन लें, क्योंकि बाद में फिर समय नहीं बचता है और हम इससे वंचित हो जाते हैं। तो ये एक नया प्रयोग, अगर अवधेश जी को अच्छा लगे बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं जहां तक स्वागत और अभिनंदन और कादम्बनी क्लब का इतिहास तो अब कहने की जरूरत नहीं है, रोज रोज इतिहास दोहरा के बस हो गया। कोई नया व्यक्ति है तो हम इतिहास दोहराएं। आप सब जानते हैं कि निरंतर अनेक विद्वानों को हमने कादम्बनी से जोड़ा है, अनेक साहित्यकारों का हमने सम्मान किया है, उन्हें बुलाया है, और उन्हें पूरे दक्षिण की ओर से हमने उन्हें सम्मान और अभिनंदन दिया है। और देश भर में इसीलिए कादम्बनी क्लब हैदराबाद एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जानी जाने लगी। इसका अपना अस्तित्व हो गया। आज कादम्बनी समाप्त हो गई है। कादम्बनी धीरे धीरे अपनी सभी क्लबों को आजाद कर रही है। कोई बंदिश या कोई उनका नियम अब नहीं चलेगा। हम चाहे तो नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन हम अब नाम बदलने की स्थिति में, मैं समझती हूँ, आप लोगों की क्या राय है, आप भी अपनी राय दीजिए, नहीं है। हम इतना पुराना हो गया है नाम हमारे लिए, इतना सुपरिचित हो गया है नाम, कि इस नाम को बदलकर हम क्लब का नुकसान करेंगे। कादम्बनी ये जरूर था, उनकी रजिस्टर्ड संस्था है, उनको ये महत्व है, ये स्थान है, लेकिन हम उन्हीं के धागे में बंधे हुए आगे बढ़े, और अब उन्होंने तोड़ा नहीं है। अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं आई है। मैंने भरतरिया जी से भी बात की, भावना भरतरिया जी से, लेकिन कोई उचित उत्तर का कोई औचित्य नहीं था। मैं यही कह सकती हूँ। हो सकता है सब आरंभ हो सकता है नहीं हो। तो मैंने कहा फिर हमारे कादम्बनी क्लब, हमारे जैसे लोग जो निरंतर इसे चला रहे हैं, और जो निरंतर हर माह अभी भी अबाध गति से अपने साहित्यिक पथ पर अग्रसर है, सेवा करते हुए, तो हम लोग क्या करें। तो ये तो अब आप लोग अभी तक चलाए हैं, तो आगे आप जैसा चाहें। मतलब कोई औचित्य नहीं था कि वो कादम्बनी जारी रखेंगे या नहीं। वैसी स्थिति अगर बनी तो बहुत अच्छी बात है कि हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और हम अपने नियम कानून बना लेंगे। हमारे नियम, हमारे बंधन, हमारी चीजें हम करेंगे। लेकिन मैं अभी और थोड़ा समय इंतजार करना, अभी तो मात्र दूसरा साल पूरा हो जा रहा है। मार्च महीने का अंक आया था, अप्रैल से बंद हुआ था उनका अंक 2020 से। तो अभी और थोड़ा सा समय मैं देना चाह रही हूँ और देखना चाह रहे हैं। इस बीच हमने ये जो नई श्रृंखला शुरू की है, मेरी कोशिश रहेगी कर्नाटक, अभी इस बार आंध्र और तेलंगाना
दोनों प्रदेशों के तेलुगु साहित्यकारों का हिंदी साहित्य में योगदान। विषय है आगे कर्नाटक, पुनः तमिलनाडु, क्षमा चाहती हूँ, मलयालम, केरल, पुनः गोवा और महाराष्ट्र। इतनी हमारी सूची में है और इसे और हिंदी भाषी प्रदेश से भी अगर आगे होगा तो हम जोड़ देंगे, अगर सही व्यक्ति हमें मिलते रहे। और इस पर हम एक प्रकाशन कादम्बनी क्लब हैदराबाद की ओर से देना चाह रहे हैं। अभी तक तो इरादा दक्षिण भारतीय साहित्यों का हिंदी साहित्य के समृद्धि में योगदान विषय ही है और इसी विषय पर हम बढ़ रहे हैं। मैं इसमें थोड़ी सी भूमिका आपके सामने, अगर अध्यक्ष जी इजाजत दें तो रखना चाहूंगी, क्योंकि ये भूमिका इसलिए भी आवश्यक है कि आंध्र या दक्षिण साहित्य के क्षेत्र में या हिंदी के क्षेत्र में आप माने या नहीं माने, खड़ी बोली के जन्मदाता के रूप में माने जा सकते हैं। खड़ी बोली का प्रारंभ जन भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में इधर से ही हुआ। ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और वो सच्चाई इसलिए है कि दक्षिण में आंध्र सातवाहन, मैंने पहले भी कहा था, सातवाहनों की बात मैंने आपके सामने रखी थी। राजाओं के प्रशासन काल में, यानी 235 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक दक्षिणापथ में संस्कृत के साथ साथ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृत का भी बहुत विकास हुआ था। और इनके शासन काल में बृहद कथा यानी कथा सरिताचार, यहाँ हमारे अध्यक्ष हैं आज परमेश्वर जी, वे जानते हैं ये सब चीजें। जो चालुक्य राजा चालुक्य और सातवाहन राजा की बातें जानता है, वो ये चीजों से परिचित रहता है कि इनके शासन काल में जो कातंत्र व्याकरण जैसे महान संस्कृत ग्रंथ की रचना द्रविड़ भाषा परिवार के राज्यों में संपन्न हुआ। ये अपने आप में एक अद्वितीय चीज है। और उसके साथ ही इन अमूल्य ग्रंथों के ग्रंथकार क्रमशः गुणाढ़ वो शिव वर्मा आंध्र सातवाहन के राजा कुंतल सातकर्णी के आस्थान पंडित के रूप में जाने गए। कवि वत्सल के रूप में प्रसिद्ध और प्रख्यात संस्कृत ग्रंथ गाथा सप्तशती के रचनाकार 17वें सातवाहन राजा हाल स्वयं एक कवि थे। आंध्र सातवाहनों के बाद तमिलनाडु में भी संगम वांग्मय के तदंतर युग में संस्कृत सारस्वत का अपूर्व विकास। साहित्य ग्रंथों के साथ तिरुवत्तका, देवारकृत, जीवक, चिंतामणि जैसे विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण साहित्योत्तर ग्रंथ की रचना भी संस्कृत में दक्षिण में ही संपन्न हुआ था। इसी तरह दिल्ली मेरठ के आसपास की कौरवी और संस्कृत से विकसित खड़ी बोली हिंदी मुसलमान शासकों द्वारा दक्षिण में आई अरब और फारसी द्रविड़ भाषा के युक्त दक्षिणी हिंदी साहित्य का विकास भी दक्षिण के राज्यों का, खासकर हैदराबाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके आगे हम देखें तो खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक विकास का प्राथमिक चरण अपने जन्म के क्षेत्र से बाहर सुदूर दक्षिण में होना सच में अपने आप में एक आश्चर्य या कौतुक का विषय है। हैदर अली और टीपू सुल्तान की केरल के प्रदेशों पर चढ़ाई के कारण वहां हिंदी का प्रचलन हुआ। ईसा की 12वीं शताब्दी से दक्षिण में हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में बरार, हैदराबाद, महाराष्ट्र और मैसूर प्रदेशों में प्रचलित हो गई थी। इस प्रकार धर्म ग्रंथ हुआ राजाश्रय पाकर प्राचीन काल से संस्कृत व उसे विकसित आधुनिक आर्य भाषा का उत्तरापथ के हिंदी आर्य भाषा परिवार के राज्यों के साथ दक्षिण के राज्यों में भी स्वाभाविक विकास आधुनिक काल तक जारी रहा। इस संदर्भ में एक उदाहरण जो सबसे प्रचलित है वह उदाहरण है हिंदी के भक्तकालीन साहित्य में भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रसंग है। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रमानंद, न रहता तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की कल्पना तक
हम नहीं कर पाते। इन प्रसंगों को देखते हुए हिंदी भाषा साहित्य की समृद्धि में दक्षिण का योगदान हम कह सकते हैं कि बहुत मूल्यवान है। धर्माश्रय और राजाश्रय से किसी भी भाषा का विकास अवश्य होता है, लेकिन लोकाश्रय से विकसित कोई भी भाषा उक्त दो आश्रयों से विकसित किसी भी भाषा से बेहतरीन मानी गई है। और इस तरह हम देखें तो उत्तर दक्षिण के राज्यों को जोड़ने वाली एवं अंतर क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रचलित यहाँ मुसलमानों के शासन प्रारंभ होने से पहले ही हिंदी उत्तर भारत से वहां तक पहुंच गई थी। और इस तरह से लोकाश्रय के रूप में दक्षिण के साथ साथ पूरे देश में सिद्ध करने में भारत के साधु संत व्यापारी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। दक्षिण के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापार केंद्रों तक आने जाने वाली मारवाड़ी, गुजराती और मुसलमानों के कारण यहाँ हिंदी में रोजमर्रा बातचीत तथा व्यापार भी होने लगा। इस प्रकार खरी बोली हिंदी भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रारंभ से पूर्व तक एक मुख्य जन भाषा के रूप में पूरे दक्षिण में प्रचलित हो गई। आधुनिक काल तक आते आते अपने अभिनव अभिव्यक्ति सामर्थ्य के कारण लोक संवेदना तथा व्यवहार को सहन करने में सक्षम खरी बोली हिंदी ने सारे दक्षिण के शिक्षित समाज को आकर्षित करने में बेहद सफलता प्राप्त की। बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मैं अब इसको अंत क्यों मैं ये चाह रही हूँ इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारने में दक्षिण के लोगों की सकारात्मक मानसिकता का सदियों का इतिहास रहा है। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रभाषा के प्रति दिलचस्पी के फलस्वरूप दक्षिण के राज्यों में विश्वविद्यालय की अनगिनत सीमाएं हैं और हर विश्वविद्यालय में हिंदी एक विषय के रूप में चयनित किया गया है, हिंदी विभाग खोला गया है। आंध्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सभी राज्य में प्रतिष्ठात्मक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में हिंदी और दक्षिणी भाषाओं के प्रसिद्ध लेखकों की मौलिक रचनाओं पर मानक शोध कार्य भी चल रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों से उत्पन्न ही दक्षिण के हिंदी विद्वान व साहित्यकारों के सृजनात्मक हिंदी साहित्य व अनुवाद कार्यों का हिंदी भाषा साहित्य के विकास में, उसकी समृद्धि में तथा सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से भारत को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय एकता को दर्शाने में बहुत ही आवश्यक और मूल्यवान योगदान देती रही है। इसमें हम दो मत नहीं रख सकते और इसी विषय को ध्यान में रखकर हमने ये तय किया कि आए हम लोग मिलकर दक्षिण भारतीय भाषाओं के योगदान से हिंदी साहित्य की समृद्धि पर विचार करें। और यही विचार हम निरंतर गत गोष्ठी से आरंभ किए हैं और शायद 4-5 गोष्ठियों तक तो निरंतर ये यात्रा हमारी चलेगी। इस यात्रा में सहयोगी सभी कादम्बनी क्लब के बुद्धिजीवी, कवि, साहित्यकार और चिंतक का मैं सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे आज के अध्यक्ष जी परमेश्वर जी भी एक अनुवादक हैं, एक साहित्यकार हैं, हिंदी में भी लेखन करते हैं, तेलुगु में भी लेखन करते हैं और अनुवाद के क्षेत्र में द्विबागीश की उपाधि उनके अनुवाद की प्रसिद्धि और चरम उत्कर्ष का उदाहरण है। उन्हें केंद्रीय हिंदी निदेशालय से पुरस्कार और द्विबागीश की पदवी प्रदान की गई है। ऐसे व्यक्ति को आज के दिन हम अध्यक्ष बनाकर गदगद हैं और विषय विश्लेषण के लिए हमने डॉक्टर श्री लक्ष्मी को तेलुगु साहित्यकारों के संबंध में तेलंगाना का हिस्सा दिया है और आदरणीय प्रोफेसर मानिकंबा जो स्वयं अनुवादक हैं, स्वयं साहित्यकारों की सूची में शीर्षस्थ हैं एवं उन्हें बाबू गंगा शरण सिंह जैसा उच्च पुरस्कार हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रदत्त किया गया है। दक्षिण की एक भूषण है और दक्षिण के साहित्य पर खास तौर से आंध्र, चूंकि पहले आंध्र और तेलंगाना एक था, उस समय के साहित्य को जानने वालों में मैंने सोचा कि अगर वेंकटेश जी
या प्रोफेसर मानिकम्बा, दो ऐसी हस्ती हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। मानिकम्बा जी की सहमति प्राप्त हुई है, वे 1:30 पर हमारे बीच होंगी। तो आइए हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात बढ़ाएं, और हम पहले अवधेश जी को मैं माइक सौंप दूं और प्रवीण जी और अवधेश जी अब इस कार्यक्रम का संचालन करें जैसा उन्हें उचित लगे। सबका स्वागत और अवधेश जी का विशेष स्वागत। प्रवीण हैं और प्रणव भी हैं, तो प्रणव नहीं हो तो प्रवीण कहाँ से होगा? सही बात। दोनों के इस सम्मिश्रण से अभाव में हमारा ये पटल, एक कोना, बहुत महत्वपूर्ण कोना, जिसे बीच का हमारे पास खंभा कहा जाता है, वो खाली हो जाता है। आज वे 3 महीने बाद हमें हाथ लगे हैं और हम बढ़िया उनका भी सदुपयोग करेंगे। उनके बगैर कादम्बनी क्लब अपने ऐसा महसूस होता है जैसे एक हाथ उसका टूट गया हो। आज दोनों हाथ से कादम्बनी क्लब अपने कार्य में आगे बढ़ रही है। आप सब लोगों का स्वागत, सब लोगों का सम्मान। अब मैं अवधेश जी से प्रार्थना करती हूँ और अपनी बात समाप्त करती हूँ।